2 or more miscarriages back to back, ये जान लीजिए, it's not your fault. हेलो, आई एम डॉक्टर फरवा हमीद। आज हम बात करेंगे रिकरेंट मिसकैरेज के बारे में। रिकरेंट मिसकैरेज किसको कहते हैं, इसके क्या क्या कॉजेज हैं और इसके लिए हम क्या कोशिश कर सकते हैं कि इनको प्रिवेंट किया जा सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिकरेंट मिसकैरेज आमतौर पर उसको कहते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा कंसेक्टिव प्रेगनेंसी लॉसेस हों या प्री टर्म लेबर्स 35 वीक से पहले। रिकरेंट मिसकैरेजेस का मतलब है कि बार बार हमल का जाया होना। 2 या 2 से ज्यादा अगर लॉस होगा तो रिकरेंट के जुमरे में आ जाता है, लेकिन हर मिसकैरेज को इंडिविजुअल एवेल्युएशन की जरूरत है और उसका डायग्नोसिस बनाने से पहले रिकरेंट मिसकैरेज का ये जानना जरूरी है कि देयर कैन बी मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज कि मिसकैरेज की क्या वजह थी, क्योंकि ट्रीटमेंट टोटली उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। कॉजेज की अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन कॉज है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज, यानी कि जो बच्चा बना था वो उसमें कोई ना कोई जेनेटिक जीनियाती या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज थी जिसकी वजह से मिसकैरेज हो गया। ये सबसे कॉमन कॉज है। इसके अलावा यूट्राइन एनोमलीज। यूट्राइन एनोमली का मतलब है कि बच्चेदानी के अंदर उसकी जो शेप है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स मौजूद है जिसकी वजह से हमल हुआ तो सही लेकिन इम्प्लांट नहीं हो सका, प्रॉपर ठहर नहीं सका और फिर अर्ली मिसकैरेज हो गया। यूट्राइन एनोमलीज में सेप्टम भी आ सकता है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस भी आ सकती है, स्ट्रक्चर एब्नॉर्मेलिटीज भी आ सकती है। अगर इसके बाद बात करें तो सबसे बात आती है इन्फेक्शंस की, जिसमें वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। अगर वो पहले से ही मदर को हैं तो भी मिसकैरेज रिकरेंट हो सकता है। Other than that, hormonal और endocrine issues जिसमें डायबिटीज और थायराइड सबसे टॉप मोस्ट होती हैं, अगर वो डिसऑर्डर्स हैं और ये नॉर्मल अपने हार्मोनल डिरेंजमेंट आपको चल रही है तो भी आपको रिकरेंट मिसकैरेज हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉज जिसको एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम या थ्रोम्बोफिलिया कहते हैं, उसमें यह होता है कि बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट होने की यानी ये खून जमाने की टेंडेंसी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। जब भी प्रेगनेंसी इम्प्लांट होने लगती है तो खून के लोथड़े बन जाते हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं, माँ से बच्चे को खून की रसाई कम हो जाती है और अर्ली मिसकैरेज हो जाता है। इस केसेस में तकरीबन 1 to 5% केसेस में ये रीजन होता है रिकरेंट मिसकैरेज का। मेल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जैसे स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन या कोई सीमन एनालिसिस जो है उसमें कोई गड़बड़ है। अगर स्पर्म की क्वालिटी ही अच्छी नहीं है तो भी रिकरेंट मिसकैरेजेस देखे गए। लास्ट में आता है अनएक्सप्लेन या अनडायग्नोज्ड, जो कि सब कुछ हम देखें, क्रोमोसोमल भी कोई एब्नॉर्मेलिटीज नहीं थी, हमने कैरोटिपिंग भी करा ली, हमने टेस्ट भी करा लिए, एवरीथिंग सीम टू बी नॉर्मल, लेकिन उसको कहते हैं अनएक्सप्लेन या जिसकी एटियोलॉजी या जिसका रीजन हमारे सामने अभी तक नहीं आया। अब बात करेंगे एवेल्युएशन की। अगर आपको रिकरेंट मिसकैरेज है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होने से पहले एवेल्युएशन कराना बहुत जरूरी है। ये बात जान लीजिए कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी करने के बाद डॉक्टर के पास मत जाइए, आप पहले जाएं ताकि कॉज ढूंढा जा सके आपकी रिकरेंट मिसकैरेज का, उसके बाद कोई डायग्नोसिस बनाया जा सके और अगर कोई प्री प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है तो टाइम से स्टार्ट कर ली जाए ताकि आपको बार बार ये फिजिकल, मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा फेस ना करना पड़े। तो एवेल्युएशन का पहला स्टेप ये है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी जब आप प्लान करें तो पहले ही अपने डॉक्टर से रुजू करें। इसके अलावा कैरोटिपिंग इंपॉर्टेंट है, करवाई जा सकती है, आप कपल से डिस्कस कर सकते हैं, पर्टिकुलरली ऐसी फैमिलीज में जिसमें कोई खास जीनियाती बीमारियां रन करती हैं और अगर वो खुद चाह रहे हैं कि हमें कैरोटिपिंग मदर की, फादर की, दोनों की, ऑफ कोर्स वो की जा सकती है, लेकिन पहले होती है कैरोटिपिंग ऐसे प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन की जो कि फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट मिसकैरेज है तो जो टिश्यू बचता है उसको भी हम भिजवा सकते हैं ये देखने के लिए कि अगर उसमें कोई अनोमली है, वरना फिर पेरेंटल कैरोटिपिंग भी हुआ करती है। इसके अलावा जो दीगर टेस्ट हैं उसमें शामिल है यूट्राइन इमेजिंग, यानी कि यूट्रस को प्रॉपर तरीके से देखना, उसके स्ट्रक्चर को समझना। वो अल्ट्रासाउंड के जरिए भी किया जा सकता है, MRI के जरिए भी किया जा सकता है और HSG जिसको हिस्टोसैल्पिंजोग्राम होता है उसके जरिए भी किया जा सकता है, डिपेंडिंग कि आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो क्या बेहतर महसूस करता है आपके लिए।
बेसिक टेस्ट रन करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपके सारे बेसलाइन टेस्ट हो जाते हैं, थ्रोम्बोफिलिया से रिलेटेड टेस्ट हो जाते हैं, कोई हार्मोन्स के टेस्ट जैसे कि थायराइड है, डायबिटीज़ है, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, उनकी सारी बेसलाइन टेस्टिंग की जाती है ताकि अगर कोई कॉज कहीं ना कहीं हिडन कॉज है तो वो हमारे सामने आ जाए। ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि कॉज क्या निकला। अगर हमारे सामने कोई ना कोई कॉज आ गया है तो ऑफ कोर्स वहां से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई जनियाती कॉज आया है तो ऑफ कोर्स उसमें यही समझा जाता है कि हर दफा ऐसा नहीं होगा और थर्ड टाइम आपको प्रीनेटल विटामिन्स दे के अच्छी डाइट रख के स्टार्ट करवा लिया जाए। मोस्ट अगर आप ऐसा होता है कि अगर सपोर्टिव ट्रीटमेंट हो तो 75 to 80% केसेस में अगर पिछली दफा केरोटोनिक एब्नॉर्मैलिटीज आई हैं तो अगली दफा वो नहीं आया करती। अगर आपको APS यानी कि एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम निकल आया है तो उसमें फिर हम ब्लड थिनर्स देना शुरू करते हैं। कुछ इंजेक्टेबल्स होते हैं जो कि स्किन के अंदर लगते हैं ताकि वो ब्लड को थिन रखते हैं, क्लॉट्स बनने से अवॉइड करते हैं ताकि मिसकैरेज के चांस को कम से कम रखा जा सके। अगर कोई हार्मोनल डिसऑर्डर निकल आता है जैसे कि थायराइड है तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी ट्रीटमेंट होती है। शुगर यानी कि ज़ियादत इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स, अगर वो है तो फिर आपको ऑल मेडिकेशंस या इंसुलिन उसके अकॉर्डिंगली स्टार्ट करवाई जा सकती है। अगर कोई यूट्राइन एब्नॉर्मैलिटी निकल आती है तो डिपेंड करता है वो किस तरह की एब्नॉर्मैलिटी है, उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट कितना ज़्यादा वास्ट है, वो फिर आपसे आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिस्कस करते हैं कि यही ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और आप एज अ कपल डिसाइड करते हैं कि आप कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑप्ट करते हैं आफ्टर यू आर फुली इन्फॉर्म्ड। कॉज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर में आपके प्रीनेटल विटामिन्स आ जाते हैं, आपका वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या न्यूट्रिशन ले रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ज्यादातर मेडिसिन पर रिलाई करने लग जाते हैं, लेकिन बेसिक आप अपने घर में अगर हेल्दी डाइट लेना शुरू करें जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली डाइट है जैसे कि रिफाइंड शुगर्स हैं वो अवॉइड करें तो वहां से आपका लाइफस्टाइल अच्छे से मैनेज हो जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू जब भी आप किसी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने लगते हैं। फिर बात करते हैं इमोशनल सपोर्ट के बारे में। जाहिर है अगर रीटर्न प्रेगनेंसी लॉस है तो एक कपल बहुत ज्यादा एंशियस डिस्टर्ब होगा, तो उसके लिए है आपस की सपोर्ट। सबसे पहले एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ब्लेम ना करे, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें। देन द फैमिली हैज टू सपोर्ट। इसके अलावा सपोर्ट ग्रुप्स भी मौजूद हैं, आप उधर भी राब्ता कर सकते हैं। उस तरह के पेरेंट्स मौजूद हैं जो कि इसी चीज से बाहर गुजरे हुए हैं। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो अपने डॉक्टर से राब्ता करें। रिकरेंट मिसकैरेज एक बहुत ज्यादा डिस्ट्रेसिंग कंडीशन है और उसमें आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डिटेल से अपने बात डिस्कस कर सकते हैं। आप क्या फील करते हैं, आपकी क्या हिस्ट्री है, सब कुछ इजीली डिस्कस हो सकता है। अगर रिकरेंट मिसकैरेज से मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट अस एंड वी आर गोइंग टू रिप्लाई टू यू।